नमस्कार, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं NTUP भारत। नोक झोंक विद अनुज। आज हमारे साथ जो व्यक्तित्व बैठे हैं वह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप देख रहे हैं पूरी तरह भगवाधारी बने पड़े हैं। नेताजी, सबसे पहले हम आपका यह अप्रूवल लेना चाहते हैं कि नोक झोंक के दौरान आप हमारे ऊपर आक्रामक नहीं होंगे। नहीं, बातचीत है और आपके अधिकार भी है क्योंकि आप पत्रकार हैं और इस मुल्क के चौथे स्तंभ हैं, तो आपको संवैधानिक अधिकार है। चंद्रिका प्रसाद नाम पहले नीले रंग में भगवा के धारण कर लिए, दलबंधु नेता है क्या आप? देखिए, आपको पूरी तरह कहने का अधिकार है, इसलिए अधिकार है कि निश्चित तौर पर मैं बहुजन समाज पार्टी में था और 2017 में बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया, तो दल बदलू करने का आपका अधिकार है, मुझको नेताजी, बसपा से मलाई खाए, फिर भाजपा में मलाई खाने का मौका मिल गया, क्या कहेंगे इस पर? अब मलाई शब्द का तो सत्ता की मलाई क्या मैंने कभी उसको भोगा नहीं खाया, या तो कहीं खाने का प्रयास नहीं किया। अभी हमने देखा 2022 में आप प्रयास में थे कि आलापुर सुरक्षित विधानसभा से आपको टिकट मिल जाए, नहीं तो वो दाल आपकी गल नहीं पाई। वो हमारा जो है संवैधानिक हक है, अधिकार है, और अगर हमको टिकट मिला होता, विधायक होते कि नहीं होते या हो जाते, तो हमारे क्रियाकलापों से हमारे जनता के प्रति जो हमारा नैतिक दायित्व बनता, राजनैतिक दायित्व बनता, उस समय आप ये परिभाषित कर सकते थे कि आप मलाई खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। जब हमको दायित्व ही नहीं मिला तो कैसे अनुमान लगाया जाए कि हम होते तो मलाई खाते? हो सकता है कि हम पूरी तरह सेवा ही करते लोग, हमारी नीयत। आप एक दलित नेता हैं और दलित कहते हैं कि भाजपा में जो है दलितों का हनन हो रहा है, उनसे उनका हक अधिकार आरक्षण पर जो है तलवार चलाई जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आरक्षण जब मुल्क आज़ाद हुआ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान लिखने का मौका मिला, वो भी दलित समाज का सौभाग्य ही था कि बाबा साहब जैसे विद्वान को संविधान लिखने का मौका मिला। तो बाबा साहब ने जो हमको अधिकार दिया, मुझको तो नहीं लगता कि इस मुल्क में, इस देश में भाजपा ही नहीं कोई भी सरकार आ जाए जो आरक्षण पर हाथ लगाने का काम करेगी, और मोदी जी के रहते, भारतीय जनता पार्टी के रहते, तो आरक्षण जैसे है वैसे रहेगा, ये मेरा पूरा भरोसा है। आप बसपा में थे और उस समय जो आपके समुदाय के लोग थे, दलित थे, और लगातार उस मूवमेंट को बहन जी आगे बढ़ा रही थी, तो क्या हुआ, कहाँ से जो दिल आपका नहीं सटा पटा, फिर आपने भाजपा ज्वाइन कर लिया? देखिए, आपने कहा कि बहन जी लगातार मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर बहन जी ने मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया होता तो दलित समाज जो 22-23% वोट हमेशा BSP को मिलता था, 12% पे ना आता था, और हम जैसे समर्पित कैडर के लोग बहुजन समाज पार्टी से अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी में ना होते। मूवमेंट को तो बढ़ाया कांसी राम साहब। बहन जी को जिस दिन जिम्मेवारी मिली उसी दिन से हमारा मूवमेंट पीछे हो गया, और आज इस मुल्क में उस मूवमेंट की क्या स्थितियां हैं उससे आप लोग। कुछ लोग आरोप भी लगाते हैं कि यह दलित की नहीं दौलत की बेटी है, इस पर आप क्या कहेंगे? हो भी सकता है भाई, आग लगेगी तभी धुआं उठेगा, आग लगेगी तभी धुआं उठेगा। भारतीय जनता पार्टी में आप दलितों के हक और अधिकार की लड़ाई को किस प्रकार से देखते हैं कि कैसे जो है दलितों का उत्थान भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब कांग्रेस में पहले कानून मंत्री बने, तो बाबा साहब क्योंकि कांग्रेस के विरोधी, महात्मा गांधी जी से वैचारिक तालमेल नहीं थे। उस समय आप जैसे पत्रकारों ने ही पूछा कि बाबा साहब आप कांग्रेस में भी मंत्री भी हैं कांग्रेस में और आलोचना भी करते हैं,
बाबा साहब ने कहा कि समुद्र में तूफान आया और मैं अपने समाज के दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हक अधिकार के अपनी नाव किनारे लगा करके तूफान के शांत होने का इंतजार कर रहा हूँ। जब वो तूफान समाप्त हो जाएगा तो मैं अपनी नाव पुनः समुद्र में उतारूंगा। बाबा साहब ने ये कहा था, तो क्या लगता है ये भगवा रंग भी नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा? बिल्कुल 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 नहीं। और मैं बता दूं, मैं तो क्योंकि मेरे पास कोई पावर नहीं है, नहीं तो मैं तो दलितों सोचतों के लिए बिल्कुल समर्पित रहता हूँ, हमेशा काम करता हूँ जिस लायक हूँ, जितनी मेरी हैसियत है, जितनी मेरी औकात है, अपनी हैसियत के मुताबिक दलित शोषित समाज के लिए निरंतर काम करता रहता हूँ। और बाबा साहब के आशीर्वाद से जब तक जीवन रहेगा तब तक उनके लिए आपको मौका मिले तो यदि आपको मौका मिलता है भारतीय जनता पार्टी में किसी पद पे जाने के लिए, तब आप क्या करेंगे? देखिए, अगर हमको कहीं से कोई मौका मिलता है तो सारी चीज़ें संविधान से बदलेंगी। जब आदमी किसी इंस्टीट्यूशन का हो जाता है, मैंने अभी कहा, तो वहाँ उसकी विचारधारा नहीं काम करती, वहाँ विचारधारा काम करती है उस इंस्टीट्यूशन की। तो आदमी जब संवैधानिक पद पर हो जाएगा तो उसकी विचारधारा नहीं काम करेगी, बल्कि वो संविधान के दायरे में रह करके ही काम कर सकते। तो क्या मानते हैं, जैसे बसपा भी आरोप लगाती है, सपा भी आरोप लगाती है कि बीजेपी की सरकार में संविधान खतरे में है? देखिए, वही मैंने कहा ना, ये लोग सिर्फ बात करते हैं। अखिलेश जी की सरकार थी, अखिलेश जी की सरकार में आदर्श रेवेन्यू एक्ट लागू हुआ, है ना। उन्होंने 122B4F जो दलितों को के कब्जे वाली जमीन जो एग्रीकल्चर लैंड होती थी, मिल जाती थी, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। अभी आपको एक ताजा उदाहरण बता दूं, अखिलेश जी की सरकार थी, हो सकता है आपके भी मन मस्तिष्क में हो, लखनऊ में जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम था छत्रपति साहूजी महाराज नगर, महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसका नाम अखिलेश जी ने बदल करके कर दिया KGMC, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। आपके बगल में अमेठी जनपद है, उसका नाम था छत्रपति साहूजी महाराज नगर, अखिलेश जी ने उसको अमेठी कर दिया। कासगंज का नाम था मान्यवर कांसीराम साहब नगर, उसका नाम बदल करके अखिलेश जी की सरकार ने कासगंज कर दिया। लखनऊ में बहन जी ने एक यूनिवर्सिटी बनाई थी, कांसीराम साहब अरबी उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी, उसका नाम बदल करके उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कर दिया। तो ये सब तमाम सारी चीजें हैं। तो नाम बदलने में बता दूं, अखिलेश की सरकार ने सिर्फ दलित समाज के लोगों के ही नहीं, बल्कि दलित समाज के में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों का बड़े पैमाने पर अपमान करने का काम। तो नाम बदलने में आप जिस पार्टी में वो भी तो कम नहीं है। फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया वो सनातन धर्म से जुड़ा मामला है, और निश्चित तौर पर इन सरकारों को आप संविधान की बात करते हैं, संविधान और धर्म को कैसे मानते हैं? देखिए, संविधान और धर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन इस मुल्क में जो सबसे बड़ी किताब है, जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है, वो इस देश का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान है। और सारी जितनी भी धार्मिक किताबें हैं उनसे बड़ा हमारा संविधान है। आज की मौजूदा राजनीति में जो युवा राजनीति में आ रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, संदेश नहीं, निवेदन जरूर करेंगे कि आपको अपने मुस्तकबिल को देखते हुए, ये कभी भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी ने नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, और उन्होंने भी कहा था कि सबका प्रयास, तो देश और मुल्क प्रदेश तभी बनेगा। सिर्फ सरकार भी सब कुछ नहीं कर सकती, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ साथ जब तक इस मुल्क के सभी लोगों का, मुल्क की पूरी आबादी का प्रयास नहीं होगा, तब तक ये देश परंपरा होगा। नोक झोंक का हमारा शो था, आप शायरी भी बोलते हैं, कोई एक शायरी बोल दीजिए। बहुत बढ़िया सुनते हैं कि आप शायरी बोलते हैं,
शायरबाज नेताओं में आप जाने जाते हैं, मंच पे जाते हैं, तो जो है चंद्रिका प्रसाद जी शायरी ना बोले, ऐसा हो नहीं सकता है। एक शेर किसी का है, जो बात दिल से निकलती है सर रखती है, जो बात दिल से निकलती है सर करती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा नोकझोंक के इस एपिसोड में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद जी थे, जिनसे हमने कुछ तीखे कुछ मीठे सवालों की बड़ी सरलता से उन्होंने इसका उत्तर दिया। अगले एपिसोड में हम किसी खास व्यक्ति से मिलेंगे, तब तक के लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं NTUP भारत।